9 हिंदी क्षितिज। कैदी और कोकिला। रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी। कक्षा 9 हिंदी क्षितिज। पाठ कैदी और कोकिला। रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी। प्रस्तुत रचना कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में रहते हुए अंधेरी रात में कोयल का स्वर सुनकर विचलित हो उठता है। कोयल को देखकर अचानक उसे जेल का वातावरण याद आ जाता है। यह आज़ादी से पूर्व की कविता है। इसमें कवि ने अंग्रेज़ों के अत्याचारों का लिखित चित्रण किया है। स्वतंत्रता सेनानियों के यातनाओं को प्रदर्शित करने के लिए कवि ने कोयल का सहारा लिया है। जेल में बैठा एक कैदी कोयल को अपने दुखों के बारे में बतला रहा है। अंग्रेज उसे चोर, डाकू और बदमाशों के बीच डाले हुए हैं। भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता है। उन्होंने अंग्रेज़ों के शासन को काला शासन कहा है। जहां उन्होंने बताया है कि यह वक्त अब मधुर गीत सुनाने का नहीं बल्कि आज़ादी के गीत सुनाने का है। कवि ने कोयल से चाहा है कि वह स्वतंत्र नभ में जाकर गुलामी के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को प्रेरित करे। कवि सोचता है कोयल पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, जबकि कवि का जीवन कैद में बीत रहा है। यह उस समय की घटना है जिस समय स्वाधीनता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस कविता के अंतर्गत आने वाली पंक्तियों की व्याख्या। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो। संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे कोयल, तुम इस बंदी गृह के ऊपर मंडराती हुई कौन सा गीत गाती हो, किसका संदेश लेकर आती हो, कौन सा भाव तुम यहाँ के वातावरण में भरना चाहती हो। तुम स्पष्ट रूप से कहो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बदमाशों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। आली अर्थात सखी।
इस कविता में जेल में बंद स्वाधीनता सेनानी की व्यथा को दर्शाया गया है। कैदी कोयल से पूछता है कि वह क्या गाती है और बीच में चुप क्यों हो जाती है। कैदी यह जानना चाहता है कि यह कोयल किसका संदेश लेकर आई है। कवि ने जेल के माहौल का बड़ा सटीक वर्णन किया है। जैसे जेल डाकू चोरों जैसे खतरनाक अपराधियों का बसेरा होता है। जेल में पेट भरकर भोजन भी नसीब नहीं होता। वहाँ ना तो जीने दिया जाता है और ना ही चैन से मरने दिया जाता है। सिर्फ कैद में व्यक्तियों को इसलिए जिंदा रखा गया है कि वे तड़प तड़प कर अपना जीवन यापन करें। जीवन की हर गतिविधि पर कड़ा पहरा लगा होता है। ऐसा लगता है जैसे कि यह शासन नहीं है, यह तो घोर अंधकार है, घोर अन्याय है जो हम स्वतंत्रता सेनानियों पर हो रहा है, हम स्वतंत्रता की आशा रखने वाले प्रेमियों पर हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा भी अदृश्य हो गया है, अर्थात चांद भी निराश होकर जा चुका है। अब चांद के मन में भी स्वाधीनता की आशा नहीं बची है। ऐसे में कवि को आश्चर्य होता है कि कोयल जैसा निरीह प्राणी यहाँ जागकर सभी को क्यों जगा रहा है। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी। कोकिल बोलो तो। कवि को लगता है कि कोयल की आवाज़ में एक दर्द से भरी हूक उठ रही है। ऐसा लगता है कि कोयल का संसार लुट गया है। मनुष्य जिस स्थिति में होता है उसको सभी तरफ वैसा ही दिखाई देता है। यदि आप खुश हैं तो सुबह के सूरज की लाली आपको सुंदर लगेगी। यदि आप दुखी हैं तो वह लाली आपको रक्त रंजित लगने लगेगी। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। कवि कहता है, हे कोयल, तुम्हारे मन में ये दुख की हुक क्यों उठ रही है। तुम आधी रात में इस प्रकार चीख पुकार क्यों कर रही हो। क्या तुमने जंगल में लगी हुई आग को देख लिया है, जिसे देखकर तुम डर गई हो और चीख पुकार कर रही हो। अब तीसरे पैराग्राफ पर आते हैं। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कवि ने इन पंक्तियों में बताया है कि किस प्रकार स्वाधीनता सेनानियों पर अत्याचार किए जाते थे और उन्हें लोहे की जंजीरें पहनाकर रखा जाता था। कैदियों के जीवन पर जेल के असर का चित्रण यहाँ हुआ है। वहाँ पर बेड़ियाँ और हथकड़ियाँ ही उनका गहना बन जाती हैं। हे कोयल, ये बेड़ियाँ तो अंग्रेज़ द्वारा पहनाए गए गहने हैं, ये हमारा श्रृंगार हैं। अब तो हमारे लिए कोल्हू के चलने की आवाज़ मधुर संगीत जैसी लगती है। हमें ऐसा लगता ही नहीं कि ये हम पर अत्याचार कर रहे हैं। कोल्हू के डंडे पर कैदियों की उंगलियों के निशान इस तरह से पड़ गए हैं जैसे उन पर कोई गान उकेर दिया हो। कवि को लगता है कि पेट पर बांधकर खींचा जाने वाला मोटा
चमड़े का डील और कंधों पर जुआ रखकर कोल्हू के बैल की तरह जिसे खींचा जाता है, वह जुआ खींचकर वह अंग्रेजों की अकड़ का कुआं साफ कर रहा है। इस प्रकार संघर्ष करते करते एक दिन स्वाधीनता सेनानी अंग्रेजी सरकार के अकड़ को समाप्त कर देंगे। उनकी यातनाओं को सहकर एक दिन अवश्य ही अपने देश को स्वतंत्र करा लेंगे। इसलिए रात में वह कोयल स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों रूपी कैदियों का ढांढस बंधाने आई है। तुम रात की खामोशी को बेद कर हमारे साथ सहानुभूति दिखाने आई हो। कोयल, तुम बोल कर बताओ कि तुम अपने आर्तनाद से किस विद्रोह का बीज यहाँ रोपने आई हो। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो? कोकिल, बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों? कोकिल, बोलो तो। यहाँ पर कवि को लगता है कि कोयल चुपचाप विद्रोह के बीज बो रही है। मनुष्य की एक असीम क्षमता होती है और वो है कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उम्मीद की किरण देखते रहना, आशा को बनाए रखना। कवि को यहाँ पर कोयल के गाने में उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। कवि कहते हैं कि हे कोयल, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला खाली, पहरे की होंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि हे कोयल, तेरा रंग भी काला है, रात भी काली और अंधकारपूर्ण है। जेल की हर चीज़ को कालिमा बताया गया है। काला रंग हमारे यहाँ दुख और बुरी भावना का प्रतीक होता है। उस कालिमा ने जब पहरे का बिगुल बजता है तो वह गाली के समान लगता है। इस कालकोठरी में रहते रहते मन में उठने वाली कल्पनाओं की लहरें भी काली हो गई हैं। मेरे वस्त्र आदि सब काले हैं। इस निराशापूर्ण वातावरण में पहरेदार की हुंकार मुझे डसती है। इतने घोर अत्याचारों के बाद मुझे यहाँ गालियाँ भी मिलती हैं। हे मेरी सखी कोयल, इस संकट रूपी सागर में तुम यहाँ मरने के लिए क्यों आ गई हो? यहाँ तुम हमारी तरह संकट में रहोगी। हे कोयल, तुम कुछ तो बोलो। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल, बोलो तो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल, बोलो तो। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यह बताया है कि कोयल अपना मधुर संगीत उस काले संकट के सागर पर बेकार खर्च कर रही है। कवि को लगता है कि कोयल अपनी जान देने को आमादा है। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावें चाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। यहाँ पर एक गुलाम और एक आज़ाद जिंदगी का अंतर दिखाया गया है। ये बताया गया है कि इनमें ज़मीन आसमान का अंतर है। कवि कोयल को स्वतंत्र मानता है, जबकि कवि स्वयं बंधन में है। जहाँ एक चिड़िया
खुले नभ में घूमने को स्वच्छंद है, वहीं एक कैदी को 10 फुट की छोटी सी जगह में रहना पड़ता है। लोग कोयल के गाने की प्रशंसा करते हैं, वहीं पर एक कैदी के लिए रोना भी मना होता है। इस विषमता को देखकर कवि का अंतरतम अंदर तक हिल गया है। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कोयल, तुम्हारी पुकार पर वह कुछ भी करने को तैयार हैं। मोहन का अर्थ है मोहनदास करमचंद गांधी। कवि कहते हैं, हे कोयल, तेरी हुंकार पर मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। अपनी कविताओं द्वारा सभी में ओज शक्ति का संचार कर सकता हूँ। महात्मा गांधी के स्वतंत्रता संग्राम के संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी चेतना शक्ति भर दूं। अर्थात कोयल, तुम बताओ मैं उसका प्रयोग कहाँ कहाँ करूं। हे कोयल, तुम कुछ तो बोलो, मुझे कोई तो रास्ता दिखाओ। कोयल के द्वारा कवि कहते हैं कि उसमें गुलामी के खिलाफ लड़ने की जान फूंक दे। इस प्रकार प्रस्तुत कविता कैदी और कोकिल अर्थात कैदी और कोयल माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। इसका अगला भाग लेकर जिसमें बाकी के शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर इत्यादि होंगे, हम अगली वीडियो में आपको बहुत जल्द मिलेंगे। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।